नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री शॉर्ट नोट्स के कंप्लीट जो शॉर्ट नोट्स का वीडियो है वो उसमें आज दूसरा पार्ट है और इस पार्ट के माध्यम से मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट किया जा रहा है जो शॉर्ट नोट्स है। यदि आपने इसके पहले का वीडियो जो है उसको नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के उपरांत उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। आज के पार्ट में जो टॉपिक है वो है उदारवादी, गर्मवादी चरण और गांधीवादी युग और उसके आगे स्वतंत्रता तक जो भी पार्ट हैं उनको मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ और ये वीडियो शॉर्ट नोट्स के पर आधारित है। तो आइए बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ और आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानेंगे। यदि बात करें हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यदि इसके गठन की बात की जाए तो इसका गठन कब हुआ था तो 28 दिसंबर 1885 को इसका गठन किया गया था। इसके बाद ये प्रश्न पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था किसके द्वारा हुआ था, तो वो भी बता सकते हैं A.O. ह्यूम के द्वारा। वहीं पर पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। किसके? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। ठीक है। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। जो बदरुद्दीन तैयब जी थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट महोदय जो थी वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। वहीं पर यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो वो बनी सरोजनी नायडू। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि कांग्रेस के गठन के समय डफरिन गवर्नर जनरल था। जब कांग्रेस का गठन हुआ तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था तो डफरिन था। अगला पॉइंट है कांग्रेस के गठन का सुझाव दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ये प्रश्न बहुत पूछता है कि कांग्रेस के गठन का सुझाव किसने दिया था तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगला पॉइंट है कि कलकत्ता अधिवेशन 1911 की अध्यक्षता बिशन नारायण धड़ के समय पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो पहली बार जनगण मन कब गाया गया था? 1911 में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी तो बिशन नारायण धड़ ने की थी। ठीक, आगे चलते हैं। जो अगला पॉइंट है कि अंबिका चरण मजूमदार के अध्यक्षता वाले लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और ये एक पॉइंट और है कि तिलक जी जो थे वो कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए थे, वो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किस अधिवेशन में तिलक जी ने कहा था तो लखनऊ अधिवेशन में कहा था। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता उस समय किसने की थी तो अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक, अगला पॉइंट है कि गुवाहाटी अधिवेशन में खादी वस्त्र को अनिवार्य कर दिया गया। जो गुवाहाटी अधिवेशन हुआ था उसमें जो खादी वस्त्र थे उसको अनिवार्य कर दिया गया। जो कांग्रेस के सदस्य थे उनको पहनने के लिए अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है। अगला पॉइंट है कि गांधी जी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो गांधी जी ने सिर्फ एक बार ही कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और कब की थी? 1924 में की थी। और कहाँ पर की थी तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक, अगला पॉइंट है सुभाष चंद्र बोस जी हरिपुरा 1938 और त्रिपुरी 1939 की अध्यक्षता की। तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने थे। कहाँ पर? हरिपुरा में 1938 और त्रिपुरी में 1939। हालांकि त्रिपुरी संकट में क्या हुआ था कि जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने अपनी अध्यक्षता के पद को त्याग दिया था। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है कि अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष एवं सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहे। मतलब स्वतंत्रता पूर्व अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे और स्वतंत्रता के पहले सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष भी बने रहे। और स्वतंत्रता के पूर्व हम क्यों कह रहे हैं, जैसे वर्तमान समय में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके अध्यक्ष जो भी हैं, ठीक है, तो बहुत से ऐसे अध्यक्ष बने जिनका शासनकाल बहुत लंबे समय तक रहा, इसलिए मैंने यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्व की बात की है। अगला पॉइंट है कि भारत विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष JB कृपलानी थे। तो ये भी प्रश्न बहुत पूछता है कि जब भारत का विभाजन होना था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था तो JB कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
लाला लाजपत राय का एक कथन है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अधिवेशन ना लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया। तो मतलब ये कथन बहुत पूछता है कि कांग्रेस अधिवेशन ना लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन किसका है? तो लाला लाजपत राय का है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है कि करजन का एक कथन है, और करजन का क्या कथन है कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहकर मैं इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसकी सहायता करना है, मतलब करना चाहता हूँ। ठीक है, और ये प्रश्न जब मैं टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहा था तो ये प्रश्न आया था। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत से पूछे जाते हैं, जैसे पीसीएस के एग्ज़ाम में, आरओ के एग्ज़ाम में। ठीक है, और जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होते हैं तो ये प्रश्न अक्सर आ जाता है। अगला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? तो मुंबई शहर में हुई थी। इस बात को याद रखिएगा, बहुत पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो मुंबई शहर में हुई थी। अगला पॉइंट है कि जॉर्ज यूले प्रथम ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि वह पहला ब्रिटिश कौन था जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो जॉर्ज यूले। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत हम लोग देख ले रहे हैं कि क्या क्या हैं। जैसे एक पॉइंट है कि ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। तो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला पॉइंट है दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे। जो दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव मतलब लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला पॉइंट है 1905 में बंगाल विभाजन के समय करजन वायसराय था। तो ये प्रश्न बहुत पूछता है कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय जो वायसराय था वो कौन था? तो करजन था। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। तो प्रश्न बहुत पूछता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिसे ब्रिटिशों द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को। अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये भी प्रश्न बहुत पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने सदस्यों ने या प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो वो कितने थे? 72, मतलब 72। अगला पॉइंट देखेंगे जो कि कथन है, इसको देख लेते हैं। एल्गिन ने कहा है कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसे ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा। ब्रिटानी का मतलब ब्रिटानी या ब्रिटिश शासन के कब्जे में रखा जाएगा। ये किसने कहा था? एल्गिन ने। डफरिन ने क्या कहा कि कांग्रेस जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, ये डफरिन का कथन था। लाला लाजपत राय ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे मुख्य कारण इनके जन्मदाताओं की साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने की चिंता थी। मतलब उन्होंने कहा था, लाला लाजपत राय ने कहा था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ है ये अंग्रेज एक सुरक्षा वाल्व के तौर पर रख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब हम गर्मपंथी चरण को देखने वाले हैं, जिसका समय कब से कब तक है? 1905 से लेकर 1917 तक। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से लेकर 1917 की अवधि को उग्रवादी या गर्मपंथी चरण कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे इसके बाद है कि 1905 में बंगाल विभाजन ने उग्रवादी चरण के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन ने किसके उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो उग्रवादी चरण के। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि उग्रवादी चरण के उत्थान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो 1905 में बंगाल विभाजन ने। अगला पॉइंट है कि लाला हरदयाल गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। तो ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि लाला हरदयाल किस पार्टी के प्रमुख नेता थे? तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड जो था उसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं हम लोग एक एक करके। जैसे ये कब हुआ? 30 अप्रैल 1908 को।
उसके बाद 11 अगस्त 1908 में खुदीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में फांसी दी गई थी। ये एक पॉइंट है मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित। यहाँ की खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी द्वारा किया गया था। मुजफ्फरपुर जो कांड था वो किसके द्वारा किया गया था? खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था। इसमें क्या हुआ था? 2 अंग्रेज महिलाओं की मौत हुई थी। और किसके गाड़ी पर बम फेंका गया था? तो किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका गया था। वैसे सोचा गया था कि किंग्सफोर्ड मारा जाएगा, लेकिन 2 अंग्रेज महिलाएं थी जो भारतीयों के ही हित में कार्य करती थी, तो वो मारी गई इसमें। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? तो 1909 में आया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब? 1919 में। ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में। अगला पॉइंट है कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई? तो 1909 में हुई थी। तो ये भी प्रश्न बहुत पूछता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी। अगला पॉइंट है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस में पैट्रियट समाचार का प्रकाशन किया था। ठीक है, तो पैट्रियट समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? मैडम भीकाजी कामा ने किया था। कब किया था? तो 1909 में किया था। और कहाँ पर किया था? तो पेरिस में किया था। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट है कि 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट की प्रवर्तक रानी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट थी, सॉरी। तो 1916 में मद्रास में जो होम रूल मूवमेंट हुआ था उसकी प्रवर्तक मतलब उसको संचालित करने वाली कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगला पॉइंट है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। तो ये प्रश्न बहुत पूछता है कि केसरी नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के उपनाम दिया गया है। तो जो लाला लाजपत राय हैं उनको क्या कहा जाता है? शेर ए पंजाब, उनका ये उपनाम है। अगला पॉइंट है 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। और उस समय जो गवर्नर जनरल था या वायसराय था, कौन था? हार्डिंग वायसराय था उस समय 1912 में। तो प्रश्न भी पूछता है कि 1912 में जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई तो उस समय वायसराय कौन था? हार्डिंग था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वी डी सावरकर अनुशीलन समिति एवं मित्र मेला समिति से संबंधित थे। तो ये भी प्रश्न पूछ लेता है, ऐसे दे देगा कि वी डी सावरकर निम्नलिखित में से किस समिति से संबंधित थे? तो उसमें ऑप्शन में दे देगा अनुशीलन समिति, उसके बाद और ऑप्शन दे देंगे तो आपको याद रहेगा, तो आप सही ऑप्शन लगा सकते हैं, अनुशीलन समिति और मित्र मेला समिति। ठीक, अगला है पॉइंट कि अल हिलाल समाचार पत्र अबुल कलाम आज़ाद द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। तो अल हिलाल जो पत्र है, समाचार पत्र है, किसने शुरू किया? अबुल कलाम आज़ाद ने किया। और क्यों? तो राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में। और ये कौन सा चरण था? तो गर्मपंथी चरण था। अगला पॉइंट है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय तिलक को जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक को महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। अगला पॉइंट है 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है 1907? क्योंकि सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। अगला पॉइंट है अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, परंतु विरोध के फलस्वरूप यह 1911 ईस्वी में पुनः एकीकृत हो गया। तो प्रश्न पूछता है कि 1905 में
बंगाल विभाजन हुआ था, परंतु विरोध के फलस्वरूप ये पुनः एकीकृत किस वर्ष हो गया था? तो ऑप्शन में दे देगा 1910, 1911, 1912, 1913। तो कितना रहेगा? 1911 में वो पुनः एकीकृत हो गया था। अगला पॉइंट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खां द्वारा। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा बंगाल में एक क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। तो अनुशीलन समिति का गठन किसने किया? वारिंद्र कुमार घोष ने किया था। ठीक है, कहाँ पर किया था? बंगाल में किया था। अगला पॉइंट है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं ये भारतीय शांति के जनक हैं। अगला पॉइंट है कि तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी गई। तो गीता रहस्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तिलक जी द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा गया था। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन के उपरांत भारतीय द्वारा स्वदेशी आंदोलन 1905 से लेकर 1908 प्रारंभ किया गया। जब कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया तो उसके उपरांत जो भारतीय थे उन्होंने स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया, और ये कब से कब तक चला? 1905 से लेकर 1908 तक। अगला पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप द्वारा अफगानिस्तान में भारत की अंतरिम सरकार बनी। ये भी प्रश्न अभी जो बीपीएससी का टीजीटी एग्ज़ाम था तो उसमें ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, जिसमें मेरा चयन भी हुआ था। तो ये प्रश्न ऐसे, ये जितने भी प्रश्न हैं मैं इनको बुकों से निकाला हूँ, वो सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आप इनको नोट करते रहिए, इनको याद करते रहिए। यदि आप वीडियो ही देखना चाहते हैं तो वीडियो निश्चित रूप से देखिए, और नोट्स आपको सभी वीडियो कंप्लीट होने के उपरांत दे दिए जाएंगे। 3 से 4 वीडियो और आने हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही उन वीडियो को लाऊं। उसके बाद मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट है कि वीडी सावरकर द्वारा अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की गई। तो अभिनव भारत नामक जो संगठन है उसकी स्थापना किसने की थी? तो वीडी सावरकर ने। अगला पॉइंट है अरविंद घोष ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो राष्ट्र की प्राणवायु है। यह किसने कहा था, या यह कथन किसका है? तो अरविंद घोष का है। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो 1917 कोलकाता में। ठीक है, और क्यों महत्वपूर्ण है? एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? 1917 में। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक, अगला है अलीपुर बम कांड में सीआर दास ने अरविंद घोष का बचाव किया था। तो जो अलीपुर बम कांड था उसमें सीआर दास वकील के रूप में अरविंद घोष का बचाव किया था। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1916 में एनी बेसेंट ने मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के मध्य समझौता कराया था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया था? एनी बेसेंट महोदय ने कराया था। और कब कराया था? तो 1916 में कराया था। आगे हम लोग देख लेते हैं कि 1906 में भारत सरकार के सचिव के आदेश पर फियर स्मिथ कमेटी गठित की गई, जिसका काम कपड़ा मिल मजदूरों की हालत की जांच करना था। तो फियर स्मिथ कमेटी कब गठित की गई? 1906 में, जिसका काम क्या था? कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल की मतलब हालत की जांच करना, कि मतलब जो कपड़ा मिल मजदूर हैं उनकी क्या यथास्थिति है। अगला पॉइंट है कि 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा पहली बार स्वराज की मांग रखी गई। तो स्वराज की मांग सर्वप्रथम कब रखी गई? 1906 में। किसकी अध्यक्षता में रखी गई? तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में रखी गई। अगला पॉइंट है टैगोर द्वारा रचित आमार सोनार बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे उनकी एक रचना थी आमार सोनार बंगला, और यही आगे जाकर बांग्लादेश की राष्ट्रगीत बनी। ठीक है,
आगे हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट है कि 1907 में कांग्रेस अधिवेशन के समय उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष का मुख्य कारण अध्यक्ष पद का चुनाव था। तो आपको पता होगा कि सूरत अधिवेशन के समय 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हुआ था, ठीक है, नरमपंथी और गरमपंथी, और इसका जो मुख्य कारण था वो क्या था, अध्यक्ष पद का चुनाव, ठीक है। अगला पॉइंट है कि कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक 2 अखबार निकाले किसने, एनी बेसेंट ने। तो एनी बेसेंट महोदय जो थी वो उन्होंने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक दो अखबार पत्र निकाले थे। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट है कि शिवाजी उत्सव का प्रारंभ 1895 में तिलक द्वारा किया गया। इसके बाद देख लेते हैं कि लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी, और लाला लाजपत राय को किस उपनाम से जाना जाता है, पंजाब केसरी उपनाम से जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हों और इसके पहले के जो वीडियो उनको नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखेंगे। और आपने इसके पहले के जो वीडियो हैं, जो पार्ट हैं, उनको यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के उपरांत उसको भी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ और जो भी मुख्य तथ्य हैं उनको देखते हैं। हम गांधी युग के तहत महात्मा गांधी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। यदि उनके जन्म की बात की जाए तो उनका जन्म कब हुआ था, 1869 में, और उनका मृत्यु कब हुआ, देहांत कब हुआ, 1948 में। 1.3 से संबंधित है। 1893 से 1914 तक ये अफ्रीका में रहे। तो अफ्रीका कब गए थे, 1893, और 1914 तक रहे, और 1915 में पुनः भारत इनका आगमन हुआ। और जब इनका आगमन हुआ तो गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए, और गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु भी बन गए। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, और महात्मा गांधी अफ्रीका से पुनः भारत कब आए, तो 1915 में, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह, आपको पता होगा कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किया था, और किस वर्ष किया था, 1917 में किया था, ठीक है। इस बात को आप याद रखिए, डेट बहुत पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किस वर्ष किया गया था, तो 1917 में। अगला है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, तो 1918 में। चंपारण कब हुआ था, 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, 1918 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1920 से 1922 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1920 से 1922 में, और इसमें क्या किया गया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था, ठीक है। अगला उनके द्वारा आंदोलन जो किया गया था तो नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा जिसे कहते हैं, और कब हुआ था, 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन भी इनके द्वारा किया गया था। इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं, उनको जान लेते हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी द्वारा लिखित कृति है, और इसके बाद है हिंद स्वराज, यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन। तो कौन कौन से हैं, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रमुख पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं, और कौन कौन सी पुस्तकें हैं और उनके लेखक कौन हैं उनको देख लेते हैं। ये जितनी भी पुस्तकें हैं ये बार बार एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए मैं इनको नोट कर लिया हूँ। जैसे वंदे मातरम, अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है वंदे मातरम। भारत एक खोज, डिस्कवरी इंडिया नामक एक पुस्तक है जिसको लिखा है किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। राइज ऑफ द मराठा पावर, तो जो मराठा शक्ति की उत्पत्ति के बारे में लिखा है वो किसने लिखा है, गोविंद रानाडे ने। राइज ऑफ द मराठा पावर किसने लिखा, गोविंद रानाडे ने। गीता रहस्य किसने लिखा, तिलक ने। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो बंग दर्शन किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही की गई। अगला है द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई। गढ़ देवता तारा शंकर बंदोपाध्याय के द्वारा लिखित है। फिलॉसफी ऑफ बम, तो आपको पता ही होगा, भगवती चरण बोहरा, बहुत पूछा जाता है। ये सब जितने भी यहाँ पर हैं पुस्तक, इनके लेखकों के बारे में बहुत पूछा जाता है। गांधी वर्सेस लेनिन, तो
S.A. डांगे ने इसको लिखा है नील दर्पण। तो दीनबंधु मित्र ने लिखा है इंडिया विंस फ्रीडम। तो इसकी रचना किसने की है? अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम की रचना की है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। तो प्रश्न पूछता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? तो लाहौर अधिवेशन में। और कब हुआ था लाहौर अधिवेशन? 1929 में। अगला पॉइंट है कि 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। तो 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। अगला पॉइंट है कि 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये आपको याद ही होगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि 1919 में रॉलेट अधिनियम आया, जिसके तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया। ठीक है। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। क्या हुआ था कि मतलब बिना किसी मुकदमा के, बिना किसी दोष सिद्ध के ही जो विधि न्यायालय था वो सरकार को किसी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार दे दिया था। अगला पॉइंट है कि 1919 में चेम्सफोर्ड द्वारा द्वैध शासन अधिनियम को लागू किया गया था। तो द्वैध शासन अधिनियम कब लागू किया गया? 1919 को। अगला पॉइंट है कि 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में गांधी जी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया। तो प्रश्न बहुत पूछता है कि भूख हड़ताल को गांधी जी ने एक हथियार के रूप में कब प्रयोग किया था? तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के समय। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि 1919 में 1919 के सुधारों की जांच के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई थी 1919 में? तो 1919 के सुधारों की जांच करने के लिए। ठीक है। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? आप उसको कमेंट में बताइएगा। ठीक है। और क्यों की गई थी? 1919 के सुधारों की जांच के लिए। वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई। तो लाहौर में सैंडर्स की हत्या कब हुई? वर्ष 1928 में। किसके द्वारा? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के द्वारा की गई थी संयुक्त रूप से। और इनको फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला पॉइंट है कि रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध 20 सितंबर 1932 को यरोदा जेल के अंदर गांधी जी ने आमरण अनशन किया। तो गांधी जी ने आमरण अनशन यरोदा जेल में क्यों किया था? तो जो रैमसे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत था उसके विरुद्ध। और कब किया था? 20 सितंबर 1932 को। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा था उस समय गांधी जी कोलकाता में थे। ये प्रश्न बहुत पूछता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था और अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा था उस समय गांधी जी कहाँ थे? तो गांधी जी कोलकाता में थे। ठीक है। अगला पॉइंट है कि 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी की हत्या हुई। तो 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। अगला पॉइंट है गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो गांधी जी ने सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में से कौन सा था गोलमेज सम्मेलन? तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। तो प्रश्न पूछता है माइकल ओ डायर की लंदन में किसने हत्या कर दी थी? तो उधम सिंह ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने गाया है? तो इकबाल ने गाया है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं गांधी जी की दांडी यात्रा, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो दांडी यात्रा जो थी इसका आरंभ कब हुआ? 12 मार्च 1930 में। समाप्त कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 में। स्थान जहां से आरंभ हुआ और जहां तक गया तो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक। दूरी कितनी थी? 240 मील, जिसको किलोमीटर में देखा जाए तो 384
या कहीं कहीं पर आपको 385 किलोमीटर लिखा मिलेगा। कितने व्यक्तियों के साथ दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी? तो 78 व्यक्तियों के साथ। और उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए कानून को तोड़ना। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अगला पॉइंट है कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। अगला पॉइंट है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। तो प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह के समय शामिल थे? तो ऑप्शन में दे देगा राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, तो आपको इस बात को याद रखना, कौन कौन? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह भी चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के साथी थे। अगला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई क्योंकि वह बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर क्यों सहमत हुई थी? क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम विवाद बहुत ही चरम अवस्था पे पहुंच जाता। ठीक है, और इसी को टालने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1947 में देश का विभाजन होने दिया। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि त्याग दी थी। तो किसके विरोध में? जलियांवाला बाग के हत्याकांड विरोध में। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया। तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। कब किया? 1923 में किया। और कहाँ किया? तो इलाहाबाद में किया था। ठीक है, अगस्त 1917 घोषणा में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। देख रहे हो, मतलब वो घोषणा करते थे कि हम आपके प्रति उत्तरदायी होंगे, उत्तरदायी सरकार बनाएंगे, आपके प्रति ये कार्य करेंगे। मतलब एकदम चुट्टा थे ये लोग, मतलब शासन किए रहते थे। यहाँ से जो वस्तुएं थीं, जो मुद्राएं थे, जो मूल्यवान वस्तुएं थे, उनको अपने देश में ले जाते थे, यहाँ पर शोषण भी करते थे और उसके बाद क्या करते थे कि हम आपके लिए उत्तरदायी सरकार बना रहे हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड के बारे में देख लेते हैं। स्थान कहाँ था? तो चौरी चौरा स्थान था। चौरी चौरा कहाँ है? तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि उत्तेजित भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी। ठीक है, परिणाम क्या हुआ था? 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसका जो गांधी युग चल रहा है, इसका अगला पार्ट जल्द ही हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत आपका हमारे इस वीडियो में, जहां पर हम मॉडर्न हिस्ट्री शॉर्ट नोट्स के 11वें भाग में गांधीवादी युग के दूसरे पार्ट के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखेंगे। ये शॉर्ट नोट्स आपके विभिन्न एग्जाम जैसे PCS, RO, LT, TGT, BPSC, TRE 4 इन सभी एग्जामों में समान रूप से उपयोगी है। तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। और यदि आपने इसके पहले के जो वीडियो हैं उनको नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के उपरांत प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ और तथ्यों को देखते हैं। पहला पॉइंट है, मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जागता है। यह कथन किसका था? नेहरू जी का। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा था। मतलब यदि भारत ही मर जाएगा तो जिंदा कौन रहेगा। अगला पॉइंट है, भारत के आज़ादी के समय JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसके बाद देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका इंडियन ओपिनियन था। तो जो इंडियन ओपिनियन था वो गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका था। और कहाँ पर प्रकाशित किया था? दक्षिण अफ्रीका में। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी ने 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। तो पहला पॉइंट तो ये हो जाता है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी जी ने। कब की? 1932 में।
इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं कि 1927 की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना था। तो बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भारतीय सरकार थी तथा जो देशी राज्य थे उनके बीच संबंधों को सुधारना था। अगला पॉइंट है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण इसके सभी सदस्यों का अंग्रेज होना था। जो साइमन कमीशन आया था भारत, इसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। अगला पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों के जलाने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे निष्ठुर बर्बादी बताया था, मतलब यह एक बर्बादी के समान है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि त्रिपुरी संकट के उपरांत राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। त्रिपुरी संकट वो हुआ था कि जब सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे और गांधी जी ने जो गांधी जी की तरफ से एक सदस्य थे पट्टाभी सीतारमैया, तो उन्होंने कहा था कि यह पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं बल्कि यह मेरी निजी हार है। और उसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दी थी। इसे ही त्रिपुरी संकट कहा गया। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछता है कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो महात्मा गांधी जी ने। अगला पॉइंट है कि गांधी जी की मृत्यु के पश्चात नेहरू जी ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ये प्रश्न भी बहुत पूछता है कि किसने कहा था गांधी जी के मृत्यु के पश्चात कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो नेहरू जी ने कहा था। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। गांधी जी ने अफ्रीका में फिनिक्स की स्थापना की थी। तो कहाँ पर की थी? अफ्रीका में। अगला पॉइंट है मुस्लिम लीग ने 1939 में 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार भारतीयों से बिना पूछे उन्हें युद्ध में शामिल कर दिया, जिसके कारण कांग्रेस के सभी प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया, जिसको जिन्ना ने उत्साह के रूप में लिया। ठीक है, जिन्ना मानते थे कि मतलब ये अच्छा ही हुआ कि कांग्रेस के सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और 22 दिसंबर को उन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। चौधरी रहमत अली ने भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो प्रश्न पूछता है कि पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जो चौधरी रहमत अली थे इन्होंने। अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का जो संकल्प था उसको कब? 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो प्रश्न पूछता है कि 1939 में त्रिपुरी संकट के उपरांत जो कांग्रेस था उसको छोड़ने के उपरांत सुभाष चंद्र बोस ने मतलब किसकी स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला पॉइंट है हंटर आयोग का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के जांच के लिए किया गया था। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसकी जांच के लिए इस आयोग का गठन किया गया, हंटर आयोग का गठन किया गया था। अगला पॉइंट है भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था, मतलब उसकी सोच थी। तो जो भारत का विभाजन हुआ था वो बाल्कन प्लान के तहत हुआ था। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। मेरे पीठ या सर पर किया गया एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगा, ये आपको पता है, लाला लाजपत राय जी ने कहा था। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना गठित की। तो फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने गठित की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है HSRA अर्थात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में।
गठन स्थान मतलब कहाँ पर गठित किया गया था, तो फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में। इसका पूर्व का नाम क्या था, HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। प्रमुख नेताओं की बात की जाए कि प्रमुख नेता इसमें कौन थे, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव ठाकुर, राजगुरु और भगवती चरण वोहरा, ठीक है, इसके प्रमुख नेता थे। तो कौन कौन, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव ठाकुर और राजगुरु और भगवती चरण वोहरा। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं इसी के साथ कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई, 23 मार्च 1931 को। प्रश्न बहुत पूछता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई, तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्राप्त कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दिया था। इसके बाद देख लेते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम जबकि जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही चुना गया था। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उसमें विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही हुए थे, जबकि प्रश्न पूछ लेता है कि विनोबा भावे के बाद दूसरा सत्याग्रही कौन हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू। अब हम देख लेते हैं जो गोलमेज सम्मेलन थे उनके बारे में कुछ तथ्य हैं। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन किया था, रैमसे मैकडोनाल्ड ने गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 12 नवंबर 1930। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। देखिए, पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। यदि पहला गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो 12 नवंबर और तीसरे का 17 नवंबर है, मतलब 5 डिफरेंस है। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन का 7 सितंबर को हुआ था, ठीक है। तो 17 में से 10 माइनस कीजिए, 7 सितंबर, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, एक ट्रिक है, ठीक है। तो 12 नवंबर को पहला हुआ था, तीसरा 5 दिन आगे 17 नवंबर, लेकिन वर्ष बढ़ जाएगा 1932 हो जाता है, ठीक। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे इसके संबंध में कि भीमराव अंबेडकर ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। ये प्रश्न बहुत पूछता है कि कौन सा ऐसा भारतीय था जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो भीमराव अंबेडकर। गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध किया पर सहमति नहीं बनी। अगला पॉइंट है तीनों सम्मेलनों के फलस्वरूप 1935 का भारत शासन अधिनियम बना। तो जो भारत शासन अधिनियम बना था उसके जो नियम कानून बने थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलनों के फलस्वरूप ही हुआ था। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि विट्ठल भाई पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कब निर्वाचित हुए थे, 1925 में हुए थे। अगला पॉइंट है कि गोद प्रथा पर डलहौजी ने प्रतिबंध लगाया था। तो गोद प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था वो किसने लगाया था, डलहौजी ने। अगला पॉइंट है कि अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ पंजाब से हुआ। तो अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, पंजाब से हुआ था। अगला पॉइंट है कि तरुण स्त्री सभा की स्थापना कोलकाता में हुई। देखिए, ये सब वन लाइनर इसलिए भी हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, मैंने उनको ही नोट किया। ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि वन लाइनर है तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप पिछले जो 2-3 दिन पहले आरओ का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के जो प्रश्न आए हैं उसमें से अधिकांशतः प्रश्न इस नोट से आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए आए, वो तो सामान्यतः सभी पढ़ाते हैं। बस मेरा कहना ये है कि कम पढ़ाई से यदि ज़्यादा प्रश्न आ जाएं तो हमें ज़्यादा क्यों पढ़ना पड़े, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा और मैं मानता हूँ कि एक बार में नहीं याद होगा तो आप दोबारा रिवीजन कर सकते हैं और इसको स्वतः भी नोट कर सकते हैं, नहीं तो जब सभी वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे उसके उपरांत में मैं आपको नोट्स दे दूँगा। अगला पॉइंट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का एक कथन है कि इंग्लैंड हमसे धन जन की मांग करेगा तो हमारे पास आखिरी पैसा हमारी धमनियों में प्रवाहित होने वाली खून की आखिरी बूंद साम्राज्य की सेवा में चढ़ा दी जाएगी।
ठीक है, ये किसने कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। गांधी जी का एक कथन है कि नेहरू अतिवादी है और वह अपने आसपास से कहीं आगे की सोचते हैं। ठीक है, यह किसका कथन है? गांधी जी का, कि नेहरू अतिवादी हैं और वह अपने आसपास से कहीं आगे की सोचते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि गांधी जी का ही है, मैं देश के लिए नहीं बल्कि सत्य एवं अहिंसा के लिए लड़ता हूं। और यह कथन किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। कथन बहुत पूछते हैं, वर्तमान समय जितने एग्जाम होते हैं उसमें एक दो कथन डाल ही दिए जाते हैं, इसलिए जो महत्वपूर्ण कथन थे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं मैंने उनको नोट कर लिया है। हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के विभाजन को स्वीकार करने वाले पहले नेता थे। ठीक है, मतलब इस सिद्धांत को स्वीकार करने वाले पहले भारतीय नेता थे। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला पॉइंट है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव के उपरांत 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के उच्च नेताओं को बंदी बना लिया गया। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव के उपरांत कब कांग्रेस के उच्च नेताओं को बंदी बना लिया गया? 9 अगस्त 1942 को। अगला पॉइंट है भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज ने दिया था। तो भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? आर्य समाज के द्वारा यह नारा दिया गया था। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि 9 अगस्त 1925 को, माफ़ी चाहूँगा, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ, जिसमें सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही सरकारी खजानों से भरी रेलगाड़ी को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया था। तो काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1935, सॉरी 35 मैं बोल रहा हूँ बार बार, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, तो काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को, जिसमें जो खजाने से भरी हुई गाड़ी थी वो कहाँ से कहाँ जा रही थी ये भी प्रश्न पूछ लेता है। तो सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 1926 में स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से भारतीय महिला संघ की स्थापना की। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि स्त्रियों ने कब अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और आंदोलन करने के लिए भारतीय महिला संघ की स्थापना की? 1926 में। या पूछ सकता है कि किस संघ की स्थापना की? तो भारतीय महिला संघ की स्थापना की। तो प्रश्न तो किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, तो आप इस बात को याद रखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनिस्ट पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। तो प्रश्न पूछता है कि जो साइमन कमीशन था जिसके सभी सदस्य अंग्रेज ही थे, उसका बहिष्कार किसने नहीं किया था? तो जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिस्ट पार्टी जो थी उसने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। अगला पॉइंट है कि पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के खाली बेंचों पर बम फेंका था। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के खाली बेंचों पर बम किसने फेंका? बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने। और कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। और किस लिए फेंका था? तो जो पब्लिक सेफ्टी बिल पास हुआ था उसके विरोध में। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी। इसके बाद देख लेते हैं कि अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो जो अखिल भारतीय मजदूर संघ था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक BR अम्बेडकर थे। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो थी उसके संस्थापक कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा मिली थी। तो यह सजा कब मिली थी? 1908 में मिली थी। और कितने वर्ष के लिए मिली थी? 6 वर्ष के लिए मिली थी। अगला पॉइंट है कि चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर से सभी प्रतिबंधों को समाप्त किया था। तो प्रेस से सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने वाला कौन था? चार्ल्स मेटकाफ। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गढ़वाल राइफल ने पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गढ़वाल राइफल पर गोली चलाने से किसने मना किया? तो पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से किसने मना किया? तो गढ़वाल राइफल्स ने मना किया था।
और किस समय किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। अगला पॉइंट है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1931 में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब? 1931 में। 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और जब पट्टाभी सीतारामैया की हार हुई तो गांधी जी ने कहा, या सीतारामैया की हार नहीं बल्कि मेरी निजी हार है। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने जो कांग्रेस की अध्यक्षता थी उसको त्याग दिया था और इसे ही त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। तो पाकिस्तान की मांग कब की थी? 24 मार्च 1940 को। और कहाँ पर की थी? लाहौर अधिवेशन में। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है। और पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने किया था। अगला पॉइंट देख लेते हैं। 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1942 में। कहाँ पारित हुआ? वर्धा में हुआ। और किसने पारित किया? तो कांग्रेस ने पारित किया। ये इन्हीं प्रकार से प्रश्न पूछते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो वर्धा में हुआ। कब हुआ? 1942 में हुआ। किसने पारित किया? तो कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया। अगला पॉइंट है कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। और कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। अगला पॉइंट देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था, जबकि इसकी सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है और इस फौज का सर्वोच्च कमांडर सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। तो जो आज़ाद हिंद फौज है इसका विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया? कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया, जबकि इसका सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है, लेकिन जो इसके सर्वोच्च कमांडर थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे कि भारतीय वाणिज्य उद्योग महामंडल का गठन 1927 में हुआ था। तो भारतीय वाणिज्य उद्योग महामंडल का गठन कब हुआ? 1927 में। अगला पॉइंट देखेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहकर संबोधित किया गया था। वैसे तो ये था नहीं ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत हो, लेकिन इसे संबोधित किया गया था। किसे? मोहम्मद अली जिन्ना को। अगला पॉइंट देखेंगे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच 1916 में लखनऊ समझौता कराने में रानी एनी बेसेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। और किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी समझौता कराने में? तो एनी बेसेंट ने। अगला पॉइंट है कि 1940 में मुस्लिम लीग ने सबसे पहले भारत विभाजन की मांग रखी थी। ठीक है। तो भारत विभाजन की सर्वप्रथम मांग किसने रखी थी? मुस्लिम लीग ने। कब? 1940 में। अगला पॉइंट देखेंगे कि अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता सर सैयद अहमद खां थे। तो अलीगढ़ जो आंदोलन हुआ था उसके जन्मदाता कौन थे? सर सैयद अहमद खां थे। हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये कथन किसका था? गांधी जी का था। ठीक है, कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। अगला पॉइंट है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा गया। अगला पॉइंट है, चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। अगला पॉइंट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला पॉइंट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनको क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क। अगला पॉइंट है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। ये प्रश्न बहुत पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास जी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। अगला पॉइंट है कि राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता कहा गया है। तो पुनर्जागरण का पिता किसे कहा गया है? राजा राम मोहन राय को। ये प्रश्न बहुत पूछता है। अगला पॉइंट है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक विवियन डिरेजियो थे। तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विवियन डिरेजियो। इस प्रश्न को आप याद रखिए। ये जब जितने भी प्रश्न सब इम्पॉर्टेंट है, सब पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। तो आप किसी भी पॉइंट को
छोड़िएगा मत, आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं या वीडियो को रोक करके इनको नोट कर सकते हैं, स्वतः नोट्स बना सकते हैं, या आप वीडियो देखते रहिए। जैसे ही सभी पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे मैं उसके उपरांत PDF डाल दूंगा। अगला पॉइंट है कि वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं की ओर से सरदार की उपाधि दी गई। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मतलब सरदार की उपाधि किसने दी? महिलाओं ने, जो मतलब बारदोली की महिलाओं ने दी थी, ठीक है। और कब? बारदोली सत्याग्रह की सफलता के उपरांत। अगला पॉइंट है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स थे। ये प्रश्न बहुत पूछता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स थे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन नामक संस्था BR अम्बेडकर ने स्थापित किया था। तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने की? BR अम्बेडकर ने। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो आज का है उसको हम देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का एक कथन है, वह हमारी बेड़ियों को जितना ही कसेंगे वह उतनी ही तड़केगी, उनकी आंखें जितनी ही लाल होंगी हमारी आंखें उतनी ही खुलेंगी। ये कथन किसका था? रविंद्रनाथ टैगोर का। तो इसी के साथ ये वीडियो आज यहीं पर समाप्त होता है। और यदि आपने पहले के जो वीडियो हैं उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये जितने भी वीडियो हैं विभिन्न परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जहां पर हम मॉडर्न हिस्ट्री शॉर्ट नोट्स के 12वें भाग में राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियों को देखने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ और जो भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनको देखते हैं। महत्वपूर्ण तिथियों के अंतर्गत हम पहला देखेंगे कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ वो कब हुआ? 1857 में, ठीक है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? 1858 में। 1858 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ तो फिर भारत में ब्रिटिश शासन प्रारंभ हुआ, कंपनी के शासन को समाप्त करके, ठीक है। इसलिए इस तथ्य को आप याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? 1858 में। अगला पॉइंट है कि प्रार्थना समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। देखिए ये जो डेट होते हैं थोड़ा उबाऊ होते हैं और पढ़ने का मन भी नहीं करता, लेकिन आप सभी इसको पढ़ें, 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी, याद हो जाएगा। और इसलिए भी ये ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है कि कूका विद्रोह कब हुआ? 1872 में कूका विद्रोह हुआ था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। मैं इनको एक क्रम के आधार पर ले चल रहा हूँ ताकि कभी कभी प्रश्नों को क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहता है, तो जिससे आसानी हो। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। बंगाल विभाजन के उपरांत 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। जो प्रथम विश्व युद्ध था उसका समय कब था? 1914 से लेकर 1918 का समय जो था वो प्रथम विश्व युद्ध का समय था। इसके बाद अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला जो तथ्य है वो कौन सा है कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन कब किया गया? तो महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन जो किया गया था वो 1917 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो कब हुआ? 1919 में। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है निम्नलिखित घटनाओं को
क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इसलिए मैंने जो भी घटना लिखी है वो क्रम से लिखा है, ताकि पढ़ने में भी आसानी हो और पेपर में जो प्रश्न आए वो भी सॉल्व हो जाए। अगला है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1920 में, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन का समय 1920 से 1922 का समय असहयोग आंदोलन का समय था। उसके उपरांत चौरा चौरी कांड, जो चौरी चौरा कांड है वो कब है? 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट जो है वो है साइमन कमीशन भारत कब आया, और उसके पहले साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई। तो साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी वो कब हुई थी? 1927 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। तो प्रश्न भी पूछता है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 1927 में। और वो भारत कब आया था? तो 1928 में वह भारत आया था। अगला है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? 1928 में। आपको भी पता होगा कि साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय जी ने विरोध किया था, और जो सैंडर्स था, ठीक है, उसके लाठी के प्रहार से मतलब लाला लाजपत राय जी जो थे वो क्या हुए थे कि घायल हुए थे, और कुछ समय उपरांत उनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? 1928 में। अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में, ठीक है। और द्वितीय कब हुआ? 1931 में। और तृतीय कब हुआ? 1932 में, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। प्रथम कब हुआ था? 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932 में। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला है कि पूना पैक्ट कब हुआ? जो पूना पैक्ट हुआ था वो कब हुआ था? तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। इसके बाद देख लेते हैं मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई? 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी। इसके उपरांत भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसके उपरांत क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, ठीक है। तो पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई? 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942 में। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? 1942 में हुआ। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। इसके उपरांत कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? ठीक है, जिसके तहत भारतीय संविधान के निर्माण की बात की जाती है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ, ठीक है। अगला है कि नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन आगमन के उपरांत नौसेना का विद्रोह हुआ था, 1946 में ही हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट है कि भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना, ये कब? 3 जून 1947 को। आप 1947 भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब? 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति आपको पता ही है 15 अगस्त 1947 में हुई। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो 30 जून 1948। इस डेट को भी याद रखिए, कब हुआ था? 30 जून को हुआ था, ठीक है। जून नहीं, माफ़ी चाहूँगा, 30 जनवरी को हुआ था। और कब? 1948 में। अगला है कि देशी रियासतों का भारत में विलय कब हुआ? 1948 से 1950 के बीच में जो देशी रियासत थे, जो जैसे जूनागढ़ हो गया, ठीक है, जो कश्मीर का एरिया था, ठीक है, हैदराबाद वाला एरिया है, ठीक है, इन सभी का विलय कब हुआ? 1948 से लेकर 1950 के समय में। भारतीय गणतंत्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को। तो देखिए मैंने मोटे मोटे जो भी मतलब डेट हैं, मुख्य डेट हैं, उनको यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। और भी बहुत डेट हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रखा जाए तो क्या होता है, वो आसानी से याद नहीं होता। आप इसको एक बार और पुनः देख सकते हैं। और हाँ, एक बात और कि यदि आपने इसके पहले के जो वीडियो हैं उनको नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।
नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री शॉर्ट नोट्स के 13वें भाग में हम प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन संबंधित तथ्यों को देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं जो प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन थे वो कौन कौन थे और उनसे संबंधित जो भी डेट हैं और उनसे संबंधित जो प्रमुख नेता हैं उनको देखते हैं। प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन के अंतर्गत हम पहले देखेंगे मित्र मेला। ये जो संगठन था मित्र मेला, ये किसके द्वारा स्थापित था, इसकी स्थापना किसने किया था, तो सावरकर बंधु ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, और कब किया था, 1901 में किया था। ठीक है, और कहाँ पर किया था, तो पूना में किया था। तो ये प्रश्न सामान्यतः पूछा जाता है कि जो मित्र मेला संगठन है उसके संस्थापक कौन थे, तो सावरकर बंधु इसके संस्थापक थे। वर्ष किस वर्ष हुआ था, 1901 में, और कहाँ पर हुआ था, पूना में हुआ था। अगला है कि अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति के जो संस्थापक थे, प्रमुख संस्थापक, वो कौन थे, ज्ञानेंद्र नाथ बोस। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन, ज्ञानेंद्र नाथ बोस, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1902 में स्थापना हुई थी। और कहाँ पर, मिदनापुर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं अभिनव भारत। अभिनव भारत संगठन आपको पता है कि इसके संस्थापक कौन थे, वी.डी. सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर जो थे उन्होंने अभिनव भारत संगठन की स्थापना की थी। और किस वर्ष की थी, 1904 में। और कहाँ पर की थी, तो पूना में की थी। ठीक है, तो मित्र मेला, सावरकर बंधु, अनुशीलन समिति, ज्ञानेंद्र नाथ बोस, और अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया। यदि बात की जाए स्वदेश बांधो समिति की, स्वदेश बांधो समिति के जो संस्थापक थे वो कौन थे, अश्विनी कुमार दत्त। और इन्होंने इसकी स्थापना किस वर्ष की थी, 1905 में। और कहाँ पे की थी, तो कोलकाता में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगला है भारत माता सोसाइटी। भारत माता सोसाइटी के जो संस्थापक थे उनमें दो लोग प्रमुख थे, कौन, अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद। ठीक है, भारत माता सोसाइटी के संस्थापक जो संगठन था उसके संस्थापक कौन कौन थे, अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद। और कब किया था, 1907 में किया था। और कहाँ पर, पंजाब में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो अभिनव भारत वी.डी. सावरकर द्वारा हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पूना में। स्वदेश बांधो समिति अनुशीलन अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा हुआ था। कहाँ पर, कोलकाता में। और भारत सोसाइटी, जो भारत माता सोसाइटी है, उसका गठन किसने किया था, अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद ने। कब किया था, 1907 में। और कहाँ पर किया था, पंजाब में किया था। अगला है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की, सचिंद्र नाथ सान्याल ने। ठीक है, कब किया था, 1924 में किया था। और कहाँ पर किया था, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। ठीक है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, सचिंद्र नाथ सान्याल ने। और कब किया, 1924, कानपुर में। ये सब प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, एकदम मतलब हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं नौजवान सभा। नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे, तो आपको पता ही है कि नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे, भगत सिंह जो थे वो नौजवान सभा के संस्थापक थे। और कब किया था, 1926 में। और कहाँ पर, लाहौर में, वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, और आपको एक बात और बता दे रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि वो लोग मुस्लिम समुदाय से संबंधित है तो भगत सिंह की जयंती नहीं मनाते। वो लोग भी भगत सिंह को एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि तत्कालीन समय में क्या था कि भारत पाकिस्तान एक ही था। ठीक है, तो आज भी लाहौर के क्षेत्र में भगत सिंह की जयंती मनाई जाती है। यथावत कुछ विरोध होता है, जो भी होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की थी, चंद्रशेखर आज़ाद ने। ठीक है, और कब किया था, 1928 में किया था। और कहाँ पर किया था, दिल्ली में इसकी स्थापना किया था। इसके बाद देख लेते हैं कि इंडिया हाउस, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। श्याम जी कृष्ण वर्मा। अब ये जो हम बता रहे हैं इंडिया हाउस, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये सब विदेश में हुए हैं। ठीक है, बाहरी देशों में हुए थे। तो इंडिया हाउस की स्थापना किसने की, श्याम जी कृष्ण वर्मा।
कब किया था? 1904 में किया था। और कहाँ पर किया था? लंदन में किया था। तो आप इस बात को याद रखिएगा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तारक नाथ दास। तारक नाथ दास ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। और कब की? 1907 में। और कहाँ पर किया था? अमेरिका में। ठीक है। अगला जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला है गदर पार्टी। और आपको बताए हैं कि वर्तमान समय में इस समय जो हम देख रहे हैं वो बाहरी देशों में उनकी स्थापना हुई। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। कब? 1913 में किया गया था। और कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में किया गया था। अगला है कि इंडियन इंडिपेंडेंस पार्टी मतलब भारतीय स्वतंत्रता समिति। कभी कभी क्या है कि मिलता जुलता नाम ही होता है, तो आप ये मत सोचिएगा कि इस मतलब पार्टी या संगठन के जो गठन करता हैं वो तो दूसरे थे और इसके दूसरे हैं। ठीक है, नाम एक ही होता है। ठीक है, बस समय और मतलब स्थान परिवर्तित रहता है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस पार्टी भारतीय स्वतंत्रता समिति के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। और कब किया था? 1914 में। कहाँ पर? बर्लिन, जो कि जर्मनी में अवस्थित है। ठीक है। अगला है कि आज़ाद हिंद फौज। आपको पता ही है कि इसके संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक है। और कब हुआ था? 1943 में। कहाँ? टोक्यो, जापान में। ठीक है। अगला है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है, वहाँ पर पार्टी है, आप यहाँ पर देख रहे हैं पार्टी लिखा गया और यहाँ पर लीग लिखा गया। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? रास बिहारी बोस। और इसकी स्थापना कब किए थे? 1942 में। और कहाँ पर? जापान में इसकी स्थापना किए थे। ठीक है। तो एक बार हम लोग तेजी से देख लेते हैं। जैसे मित्र मेला सावरकर बंधु के द्वारा, अनुशीलन समिति ज्ञानेंद्र नाथ बोस के द्वारा, अभिनव भारत का जो मतलब है स्थापना किया गया था वो बी डी सावरकर के द्वारा, स्वदेश बांधो समिति अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा, भारत माता सोसाइटी अजीत सिंह या अम्बा प्रसाद के द्वारा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा, नौजवान सभा भगत सिंह के द्वारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तारक नाथ दास के द्वारा, गदर पार्टी लाला हरदयाल के द्वारा, इंडियन इंडिपेंडेंस पार्टी लाला हरदयाल और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा, आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के द्वारा और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही था। यदि आपने इसके पहले के जो वीडियो उनको नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और है कि इसके बाद जो सभी पार्ट हैं उनका मैं 1 या 2 वीडियो में संयुक्त पार्ट लाने वाला हूं। तो जल्द ही उसको अपलोड कर देंगे। यथासंभव हम उसको कल या परसों 4 बजे अपलोड कर देंगे। ठीक है, 1 या 2 पार्ट में आएगा तो आपको रिवीजन करने में भी आसानी हो जाएगी। और आपके साथ जो भी मित्र हैं आप उनके साथ वीडियो अवश्य शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।